नमस्ते बच्चों। आज हम लोग अपना जो सेकंड चैप्टर चल रहा था उसका आज पार्ट 2 लेकर आई हूँ मैं, जहाँ पर बच्चों हम लोग बात करेंगे स्त्री केसर, गुरु बीजाणुधानी और भ्रूणकोश। इनका विकास कैसे होता है, इनकी संरचना क्या होती है और किस तरह के बोर्ड के क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस बनते हैं। चलो तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने चैप्टर को। सबसे पहली बात कि हमारा जो आवर्त बीजी पौधों में मादा जनन अंग है उसको हम स्त्री केसर या जायांग के नाम से जानते हैं। तो ये जो जायांग है इसकी जो एक सिंगल इकाई होती है, एक सिंगल इकाई है ना, वो स्त्री केसर कहलाती है। जैसे हम लोगों ने कल पढ़ा था कि पुंकेसर जो है वो पुमंग की एक सिंगल इकाई है ना, तो वैसे ही जायांग जो है उसकी जो एक सिंगल इकाई होती है वो स्त्री केसर कहलाती है। ठीक है, अब हम यहाँ पर सबसे पहले स्त्री केसर की संरचना कैसी होती है उसको देखेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। तो ये जो आपकी किताब के अंदर चित्र नंबर अ दे रखा है ये हमारे स्त्री केसर की संरचना को प्रदर्शित करते हैं। देखो यहाँ पर ये जो चित्र दे रखा है अ स्त्री केसर की संरचना को दिखा रहा है। इसमें मुख्य संरचना जो है स्त्री केसर की उसमें 3 भाग होते हैं। ऊपर से स्टार्ट करते हैं। सबसे ऊपर भाग है वो कहलाता है वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र बच्चों वो स्थान होता है जहां पर परागकण आकर रुकते हैं। ठीक है, इसके बाद में हमारे पास ये एक नली के समान संरचना है जो कहलाती है वर्तिका, और नीचे जो इसका बेस होता है वो एक फूला हुआ भाग होता है जो कहलाता है अंडाशय। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो स्त्री केसर है उसके 3 भाग होते हैं, वर्तिका, वर्तिकाग्र और अंडाशय। ठीक है, वर्तिकाग्र पराग कणों का अवतरण मंच है और वर्तिका जो है वो पराग कण जब अंकुरित हो जाएंगे, जैसे इसके ऊपर पराग कण आएंगे तो वो पराग कण अंकुरित हो जाएंगे और एक पराग नली का विकास करेंगे। कल हम इस बात को पढ़कर आए हैं। तो ये जो पराग नली है ये इस वर्तिका के अंदर ही चलती है और अंडाशय तक पहुंचती है। ठीक है, तो ये वर्तिका का काम है। और अंडाशय जो है वो बिल्कुल केंद्र में, बिल्कुल नीचे की तरफ एक फूली हुई संरचना होती है जिसको हम अंडाशय कहते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया। स्त्री केसर के 3 भाग, और स्त्री केसर क्या है, ये जायांग की एक सिंगल इकाई को रिप्रेजेंट करता है। अब देखो बच्चों, स्त्री केसर की संख्या के आधार पर जो है ना जायांग अलग अलग तरह के हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं वो देखो, कई बार जायांग के अंदर केवल एक स्त्री केसर होता है जिसको हम फिर एकांडपी कहते हैं। वर्ड क्या है इसके लिए, एकांडपी। ओके, तो ये जो हमारा चित्र नंबर अ है ये एकांडपी स्थिति को प्रदर्शित करता है। लेकिन कई बच्चों ऐसे भी पौधे होते हैं जिसके अंदर इन स्त्री केसर की संख्या 1 से ज्यादा भी होती है ना, तो उनको हम कहते हैं बहु स्त्री केसर या बहुअंडपी। तो ये जो चित्र नंबर ब और स है ये हमारी बहुअंडपी स्थिति को प्रदर्शित करता है। अब बहुअंडपी में भी हमारे पास 2 प्रकार होते हैं। या तो ये जितने भी स्त्री केसर हैं, 1 से ज्यादा स्त्री केसर है ना, तो 1 से ज्यादा जो स्त्री केसर है वो क्या होते हैं, वो आपस में जुड़ जाते हैं। तो उस स्थिति को हम कहते हैं युक्तांडपी। ठीक है, सारे के सारे आपस में जुड़ गए, संगलित हो गए, तो वो कहलाता है युक्तांडपी। और युक्तांडपी का उदाहरण भी आपकी किताब में चित्र के नीचे नाम दे रखा है बच्चों, देखना, पेपेवर, जिसको हम अफीम भी कहते हैं। तो हमें याद रखना है पेपेवर पौधे का नाम है जिसके अंदर 1 से ज्यादा स्त्री केसर उपस्थित है और वो स्त्री केसर सारे के सारे आपस में जुड़ गए, है ना, तो ये कंडीशन कहलाती है युक्तांडपी। क्लियर। दूसरी स्थिति में बच्चों क्या होता है कि स्त्री केसर के अंदर जो सारे के सारे जायांग के अंदर जो स्त्री केसर है वो सारे के सारे इस तरह से अलग रहते हैं, वो आपस में जुड़ते नहीं है ना। एक कॉमन स्टॉक है जिसके ऊपर सारे ऐसे गोलाई के अंदर लगे हुए हैं। तो यहाँ पर स्त्री केसर आपस में जुड़ नहीं रहे हैं, 1 से ज्यादा है पर अलग अलग है, तो स्वतंत्र है। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं वियुक्तांडपी, है ना। माइचेलिया, यहाँ पर नाम लिखा हुआ है, उदाहरण लिखा हुआ है माइचेलिया। तो माइचेलिया का नाम याद रखना है, ये पौधे का नाम है जिसके अंदर 1 से ज्यादा स्त्री केसर उपस्थित है जायांग में और वो आपस में जुड़े हुए नहीं है, सारे के सारे स्त्री केसर स्वतंत्र है।
क्लियर? तो ये सारे पॉइंट क्लियर हो गए। अब आते हैं हम वापस इस अंडाशय के अंदर की संरचना को देखते हैं। तो बच्चों अंडाशय के अंदर एक कोष्ठ प्रेजेंट होता है, चैम्बर प्रेजेंट होता है, गुहा प्रेजेंट होती है, जिसको हम गर्भाशयी गुहा कहते हैं। इस गर्भाशय गुहा के अंदर प्लेसेंटा या अपरा स्थित होती है। और हम क्लास 11th में बच्चों प्लेसेंटा या अपरा कितनी प्रकार की पाई जाती है आवर्तबीजी पौधों में, वो हम अच्छी तरह से पढ़कर आए हैं। अपरा वास्तव में होता क्या बच्चों, ये एक मेम्ब्रेन होती है और ये मेम्ब्रेन क्या करती है, इसके साथ में बीजाणुधानी का विकास होता है ना, इसके साथ में बीजाणुधानी का विकास होता है। अपरा से उत्पन्न होने वाली बीजाणुधानी क्या कहलाती है, दीर्घ बीजाणुधानी कहलाती है, या हम इसको दीर्घ की जगह गुरु बीजाणुधानी भी कहते हैं। गुरु बीजाणुधानी या दीर्घ बीजाणुधानी हम इसको कहते हैं, जो अपरा के साथ में उपस्थित होती है या अपरा से उत्पन्न होती है। ठीक है, इसको हम दूसरा जो इसके लिए हम शब्द काम में लेते हैं वो है बीजांड। दूसरा जो शब्द हम इसके लिए काम में लेते हैं वो क्या है बच्चों, वो है बीजांड। तो अंडाशय के अंदर एक से ज्यादा या एक गुरु बीजाणुधानी और बीजांड उपस्थित होते हैं। तो बच्चों यहाँ कुछ ना एग्जाम्पल दे रखे हैं बीजांडों की संख्या के आधार पर, जैसे गेहूं है, धान है, आम है, इनके अंदर एक जो हमारी अंडाशय है उसके अंदर केवल एक बीजांड या एक गुरु बीजाणुधानी उपस्थित है। लेकिन जैसे पपीता है, तरबूज है, ऑर्किड्स हैं, इसके अंदर बीजांड की संख्या, बीजांड यानी गुरु बीजाणुधानी, इसकी संख्या एक से ज्यादा भी हो सकती है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ से हमें ये पता चल गया कि भाई स्त्री केसर क्या है, गुरु बीजाणुधानी किसे कहते हैं, इसको हम बीजांड भी कहते हैं। अब आया भ्रूण कोश। तो भ्रूण कोश को बच्चों अभी हम आगे स्टडी करेंगे। होता क्या है कि इस बीजांड के अंदर एक संरचना विकसित होती है जिसको हम भ्रूण कोश कहते हैं। तो उसकी डिटेल हम अभी आगे पढ़ते हैं। चलो अभी हम यहाँ पर बच्चों गुरु बीजाणुधानी की संरचना को देखते हैं। तो मैं यहाँ ना एक बच्चों चित्र बना रही हूँ, आप चाहो तो मेरे साथ इस चित्र को अपनी कॉपी के अंदर बना भी सकते हो, ताकि आपको जो है चित्र कैसे बनाना है वो थोड़ा समझ में आने लगे। तो ये देखो मैंने चित्र को बनाना शुरू किया है, आप भी बना सकते हैं। बहुत सरल चित्र है, अगर आप इसको थोड़ा सा दिमाग लगा के बनाओगे तो आपको ये बहुत ही सरल लगने लगेगा इस तरह से। और अभी मैं इसका नामांकन करती हूँ। ये देखो, ये जो संरचना है ये इसके नीचे ये कहाँ से उत्पन्न हो रहा है, ये हमारी अपरा से या प्लेसेंटा से उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, और ये जो स्टॉक है नरी के समान संरचना, ये कहलाती है बीजांड व्रंत। बीजांड व्रंत के साथ में ये बॉल जैसी गोलाकार संरचना जुड़ी हुई, जहां से ये जुड़ी हुई होती है, ये भाग हमारा कहलाता है नाभिका। ठीक है, और इसके बाद में ये हमें एक दो आपको इस तरह की ये मेम्ब्रेन्स दिखाई दे रही है, ये परतें दिखाई दे रही हैं, ये कहलाती हैं बच्चों अध्यावरण। बाहरी अध्यावरण और भीतरी अध्यावरण। अब इस अध्यावरण के अंदर बच्चों ये हमारे पास पूरा एक कोशिकाओं का समूह होता है। ये जो कोशिकाओं का हमारे पास समूह होता है बच्चों, ये कहलाता है बीजांड काय। बीजांड काय या इसको न्यूसेलस भी कहते हैं। बीजांड काय की बच्चों विशेषता क्या होती है कि बीजांड काय की जो कोशिकाएं होती हैं वहां पर बहुत सारा आहार सामग्री, पोषक पदार्थ इकट्ठा रहते हैं। ठीक है, तो ये इसकी विशेषता होती है बीजांड काय की कोशिकाओं की। अब देखो बच्चों, यहाँ पर एक सिरा हमारे पास ये है, ये एक छिद्र है बच्चों हमारे पास, इस छिद्र को हम कहते हैं बीजांड द्वार। बीजांड द्वार, ठीक है, एक छिद्र है जो क्या कहलाता है बीजांड द्वार। ये बीजांड द्वार बच्चों वो स्थान होता है जहां पर हमारी ये अध्यावरण उपस्थित नहीं है, यानी कि ये खुला हुआ है, यहाँ पर कोई मेम्ब्रेन उपस्थित नहीं है। ठीक है, तो अध्यावरण यहाँ पर अनुपस्थित होते हैं। इस बीजांड द्वार को छोड़ के बाकी पूरी जगह पर अध्यावरण का पूरी कवरिंग पाई जाती है। ठीक है बच्चों, अब देखो बीजांड द्वार वाला जो हमारा इस बीजांड, ये हमारा बीजांड है ना, तो इसके दो शोर बना दिए हमने। एक तो बीजांड द्वार वाला जो शोर है और दूसरा जो है वो इसके ठीक विपरीत वाला शोर है। तो ये जो इसके ठीक विपरीत वाला हिस्सा या शोर है ये कहलाता है निभाग, है ना।
इसको निभाग कहते हैं। और जो बीजांड द्वार वाला जो शोर है इसको हम कहते हैं बीजांड द्वार सिरा। ठीक है, बीजांड द्वार सिरा या बीजांड द्वार शोर। इसको इंग्लिश में माइक्रोपाइलर एंड भी कहा जाता है और इसको चलाजल एंड भी कहा जाता है। अब बच्चों इसके अंदर की संरचना यहाँ पर देखते हैं। बच्चों जो हमारा बीजांड काय है, इस बीजांड काय में कोई एक कोशिका और वो कौन सी कोशिका होती है, जो यहाँ बीजांड द्वार के पास उपस्थित होती है। तो ये एक कोशिका गुरु बीजाणु मात्र कोशिका की तरह काम करती है। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। और ये बच्चों जो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका है ये धीरे धीरे विकसित होती है और एक पूरा का पूरा यहाँ पर भ्रूण कोश बनाती है। भ्रूण कोश का विकास करती है। कैसे विकास होता है हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन बीजांड के अंदर भ्रूण कोश का विकास होता है। भ्रूण कोश को बच्चों हम मादा युग्मकोद्भिद भी कहते हैं, ठीक है। तो ये थी हमारी बच्चों बीजांड की संरचना। तो बीजांड की संरचना को जो हमारी किताब के अंदर टेक्स्ट मैटर लिखा हुआ है उसके साथ एक बार हम वापस पढ़ लेते हैं ताकि दिमाग में सारी बातें सेट हो जाएं। तो बीजांड एक छोटी सी संरचना है जो एक व्रंत या डंठल, जिसको हम बीजांड व्रंत कहते हैं, इसके द्वारा अपरा से जुड़ी होती है। तो अपरा से बीजांड व्रंत से बीजांड जुड़ गया, ठीक है। बीजांड जहाँ पर बीजांड व्रंत से जुड़ता है वो भाग क्या कहलाती है, नाभिका कहलाती है। बीजांड में एक या दो अध्यावरण पाए जाते हैं। ये रहे अध्यावरण। अध्यावरण बीजांड को चारों ओर से घिरे हुए रहते हैं लेकिन एक स्थान पर ये नहीं पाए जाते। इसको हम कहते हैं बीजांड द्वार। ओके, ये रहा हमारा बीजांड द्वार। बीजांड द्वार वाला सिरा क्या कहलाता है, बीजांड द्वार सिरा। इसके विपरीत वाला सिरा क्या कहलाता है, निभाग सिरा, ठीक है। अब अध्यावरण के अंदर जो घिरा हुआ कोशिकाओं का पुंज है वो क्या कहलाता है, बीजांड काय, जहाँ पर बहुत सारी आहार सामग्री रखी हुई है। और बीजांड काय के अंदर भ्रूण कोश या मादा युग्मकोद्भिद का विकास होता है, ठीक है। ये पॉइंट सारा क्लियर हो गया। आगे चलते हैं। देखो कैसे विकास होता है उस बीजांड के अंदर, उसको हम पढ़ते हैं। तो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से गुरु बीजाणुओं के बनने की जो प्रक्रिया है ये गुरु बीजाणु जनन कहलाती है। अब देखो कैसे हो रहा है वो देखते हैं। तो बच्चों मैं यहाँ पर एक कोशिका को बना रही हूँ। ये कौन सी एक कोशिका है, जो मैंने अभी आपको ना यहाँ दिखाई थी ना, ये एक कोशिका। ये एक कोशिका जो कहाँ उपस्थित है, वो हमारे बीजांड द्वार सिरे के पास में उपस्थित है, बीजांड काय के अंदर उपस्थित है। तो ये एक कोशिका कहाँ उपस्थित है, ये इसकी पोजीशन लिख लेते हैं। ये कहाँ है, ये बीजांड काय के अंदर है। और बीजांड काय के अंदर भी कहाँ पे उपस्थित है, ये बीजांड द्वार सिरे पर, बीजांड द्वार सिरे पर उपस्थित है। ये एक कोशिका क्या कहलाती है, ये एक गुरु बीजाणु मात्र कोशिका कहलाती है। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका कहलाती है। अब होता क्या है बच्चों, ये कोशिका, इसकी सूत्र गुणिता क्या है, हमेशा आप ना जब भी हम युग्मक बनाने की बात करते हैं, है ना, तब हमें सूत्र गुणिता पे क्वेश्चन बन जाता है। तो हमें याद रखना है गुरु बीजाणु मात्र कोशिका जो है इसकी सूत्र गुणिता क्या है, यह द्विगुणित है, ठीक है। ये कैसा है, यह द्विगुणित है। अब आगे देखो क्या हो रहा है, इसके अंदर बच्चों अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन होता है और हमें पता है अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट होता है, फिर अर्धसूत्री विभाजन सेकंड होता है। तो अर्धसूत्री विभाजन जब दोनों पूरे हो जाते हैं तो बच्चों हमें ना इस तरह से चार कोशिकाओं का एक इस तरह से लाइन में अरेंज हमें चार कोशिकाएं मिलती हैं। अब ये जो बच्चों चार कोशिकाएं हैं ये चारों हैं तो गुरु बीजाणु क्या बन गए, हमारे गुरु बीजाणु बन गए। अब इस गुरु बीजाणु की सूत्र गुणिता क्या है, ये सारे के सारे अगुणित है, अगुणित है। पर अब यहाँ एक खास बात आपको याद रखनी, खास बात क्या है कि ये जो हमारे चार यहाँ पर गुरु बीजाणु बने हैं ये चारों के चारों एक्टिव नहीं रहते। इसमें से बच्चों क्या होता है, तीन जो गुरु बीजाणु हैं, कौन सी तरफ वाले, निभाग की तरफ वाले,
जो निभाग सिरा है उस तरफ के जो 3 गुरु बीजाणु है, इन 3 गुरु बीजाणुओं का अपघटन हो जाता है, अपक्षय हो जाता है। ये 3 तो डीजनरेट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। केवल एक गुरु बीजाणु जो है यह कार्यशील रहता है, केवल एक गुरु बीजाणु कार्यशील रहता है। और इस एक कार्यशील गुरु बीजाणु से हमारे पूरे भ्रूण कोश का निर्माण होता है। इस एक कार्यशील गुरु बीजाणु से भ्रूण कोश का निर्माण होता है। पॉइंट आ गया समझ में? तो चलो अब देखो भ्रूण कोश का विकास हो कहाँ रहा है। यहाँ पर मैंने आपको एक विकसित भ्रूण कोश का चित्र दिखाया है। अब देखते हैं कि हमारी ये वाली जो एक कोशिका थी, एक जो हमारा गुरु बीजाणु था, इस एक गुरु बीजाणु से ये इतनी बड़ी जो भ्रूण कोश है उसका विकास कैसे हुआ। तो देखो इस गुरु बीजाणु के अंदर बच्चों क्या होता है, समसूत्री विभाजन होता है, समसूत्री, और केवल केंद्रक का विभाजन होता है। ये बात ध्यान रखना, केवल केंद्रक विभाजन होता है, कोशिका द्रव्य का विभाजन नहीं होता। तो इसके फलस्वरूप क्या हुआ, देखो एक बार विभाजन हुआ तो हमारे 2 केंद्रक बन गए, एक बार और समसूत्री विभाजन हुआ हमारे पास 4 केंद्रक बन गए, और एक बार और विभाजन हुआ, कोशिका का आकार बढ़ता जा रहा है और हमारे पास 4 से 8 केंद्रक बन गए। तो अभी हमारे पास 8 केंद्रक बन गए, लेकिन बच्चों अभी तक है ना क्या नहीं हुआ है, कोशिका द्रव्य का विभाजन नहीं हुआ। अब देखो क्या होता है, इस 8 कोश केंद्रकीय जो हमारे पास संरचना बनी है, इसके बाद में हमारे जो ये केंद्रक हैं, ये केंद्रक थोड़े अपनी अपनी जगहों पर जाना शुरू होते हैं। कैसे वो देखना, 3 केंद्रक चले गए निभागी, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ निभागी सिरा, ठीक है, निभागी सिरा। और ये कौन सा है इसका अपोजिट, ये है बीजांड द्वार सिरा, बीजांड द्वार सिरा। तो देखो 3 कोश केंद्रक तो चले गए निभागी सिरे पर, 3 केंद्रक आ गए बीजांड द्वार सिरे पर, और 2 केंद्रक रह गए हमारे केंद्र में। अब धीरे धीरे इसके अंदर जो है वो कोशिका का निर्माण होना शुरू होता है। तो देखें किस तरह से कोशिका का निर्माण होना शुरू हो रहा है, उसको हम जरा देखें यहाँ पर। तो ये जो 3 केंद्रक यहाँ निभागी सिरे पे पहुंचे थे, ये 3 इस तरह से कोशिका भित्ति से घिर गए, और ये जो 3 बीजांड द्वार सिरे पे पहुंचे थे, ये भी यहाँ पर 3 इस तरह से विन्यासित हो गए, और इनके भी चारों तरफ कोशिकाएं, कोशिका भित्ति का निर्माण हो गया। अब केंद्र के अंदर जो 2 केंद्रक बचे हुए थे, ये दोनों केंद्रकों के चारों ओर भी कोशिका भित्ति बन जाती है, कोशिका की झिल्ली बन गई, और ये रहे हमारे 2 केंद्रक, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों ये संरचना बन गई। अब इस संरचना की खास बात क्या है वो देखो, ये हमारा निभागी सिरा है ना, और ये हमारा बीजांड द्वारीय सिरा है। अब विशेषता क्या है वो देखो, यहाँ पर ये जो 3 कोशिकाएं हैं, ये तीनों कोशिकाएं अगुणित हैं, हैप्लॉइड हैं। ये जो तीनों कोशिकाएं यहाँ बीजांड द्वारी सिरे पे हैं, ये भी अगुणित है। और ये केंद्र वाली जो हमारे पास कोशिका है, यहाँ पर 2 केंद्रक उपस्थित है। धीरे धीरे ये केंद्रक फ्यूज हो जाएंगे और ये एक द्विगुणित कोशिका बन जाएगी, ठीक है। यहाँ तक पॉइंट समझ में आ गए। अब अपन इस चित्र को इस चित्र के साथ में जरा तुलना करते हैं और सारे जो कोशिकाएं हैं उनके नाम देखते हैं। तो निभागी सिरे पे हमारे पास जो 3 कोशिकाएं हैं वो कहलाती हैं प्रतिव्यासांत कोशिका, ठीक है। बीजांड द्वारी सिरे पर हमारे पास जो 3 कोशिकाएं हैं, वो तीनों कोशिकाओं में से एक कोशिका कहलाती है अंड कोशिका, और अन्य 2 कोशिकाएं कहलाती है सहायक कोशिका। और एक पॉइंट बच्चों यहाँ पर और याद रखना, ये जो तीनों कोशिकाएं हैं, ये तीनों मिलकर कहलाती हैं अंड समुच्चय, ठीक है। तीनों मिलकर क्या कहलाती हैं, अंड समुच्चय कहलाती हैं। अब बीच में जो हमारे पास एक कोशिका बच गई वो कहलाती है केंद्रीय कोशिका, और केंद्रीय कोशिका का जो बच्चों केंद्रक है वो कहलाता है ध्रुवीय केंद्रक। यहाँ तक की सारी बातें आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। एक पॉइंट और रह गया हमारे पास, ये जो दोनों सहायक कोशिका है, यहाँ पर बच्चों आपको ये कुछ देखो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं ना, ये वास्तव में बच्चों क्या है, ये कहलाता है
तंतुमय या तंतु रूप समुच्चय। ठीक है, ये तंतु रूप समुच्चय, इसका क्या काम है अभी अपन आगे पढ़ेंगे। ओके, तो इस तरह से बच्चों हमारे पास मादा युग्मकोद्भिद यानी कि भ्रूण कोश, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एम्ब्रियो सैक, उसका विकास होता है। ये चित्र बनाते हुए आप आसानी से इस चित्र को याद भी कर सकते हो और ये सारे पॉइंट्स आप अच्छी तरह से लिख भी सकते हो। ठीक है, चलो अब यहाँ पर बच्चों ये जो भ्रूण कोश का विकास हुआ है, इसमें एक चीज़ और एक पॉइंट मैं आपको यहीं पे क्लियर कर देती हूँ, उसके बाद में हमारा ये वीडियो ख़त्म हो जाएगा। तो पॉइंट क्या क्लियर करना है, वो इस अंड समुच्चय से संबंधित पॉइंट क्लियर करना है। यहाँ आ जाओ, ये जो हम अंड समुच्चय देख रहे हैं यहाँ पर देखते हैं, तो इसमें हमने ये तंतुमय समुच्चय की बात करी थी, है ना। तंतुमय समुच्चय का कार्य क्या होता है वो मैं यहीं पे आपको बता देती हूँ। जब हमारे पराग नली जब जनन होगा और पराग नली अंकुरित होकर वर्तिकाग्र से होते को, जैसे किस तरह, थोड़ा सा इसको डिटेल में एक्सप्लेन करती हूँ तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। इस तरह से हमारा यहाँ पर ये बीजांड है और इसके अंदर ये हमारा ये भ्रूणपोष उपस्थित है। ठीक है, पराग आया यहाँ पे, परागकण ये अंकुरित हो गया, इसकी पराग नली बन गई। ये पराग नली मूव करेगी ऐसे अंदर और जब ये एंटर करेगी तो ये जो तंतुमय समुच्चय है ये पराग नली को गाइड करते हैं, रास्ता बताते हैं। ठीक है, रास्ता बताते हैं कि किस सहाय कोशिका के अंदर आपको प्रवेश करना है। पराग नली हमेशा सहाय कोशिका के अंदर प्रवेश करती है। ओके, तो ये तंतुमय समुच्चय का कार्य। तो यहाँ पर बच्चों अल्टीमेटली हमारे पास में पूरे भ्रूणकोश का विकास हो गया। इस पूरे भ्रूणकोश के अंदर हमारे पास कुल 7 कोशिकाएं हैं और केंद्रकों की संख्या है 8। तो हम इसको 7 कोशिकीय और 8 केंद्रकीय भ्रूणपोष के नाम से जानते हैं। 7 कोशिकाएं कौन कौन सी हैं? 3 है प्रतिव्यासांत कोशिकाएं, 3 है अंड समुच्चय की कोशिकाएं, 6 हो गई, और 1 हो गई हमारी केंद्र कोशिका। तो इस तरह से 7 कोशिकाएं हैं और 7 कोशिकाओं में से 6 कोशिकाएं अगुणित हैं। 7 में से 6 कोशिकाएं अगुणित है। केवल 1 कोशिका जो हमारी केंद्रीय कोशिका है वहां 2 केंद्रक हैं और यह द्विगुणित कोशिका को निरूपित करती है। ठीक है, तो ये था बच्चों हमारा पूरा स्त्री केसर, गुरु बीजाणुधानी, बीजांड का विकास और बीजांड के अंदर भ्रूण कोश का विकास। चलो, तो इसके साथ में ये वीडियो हमारा आज का कंप्लीट होता है। अगर आपको पसंद आया हो, समझ में आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर आपको इस पूरे टॉपिक के अंदर कोई भी ऐसा पॉइंट है जो नहीं समझ में आया है, आप उसको वापस समझना चाहते हो, तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएंगे। मिलते हैं नए वीडियो में, बाय।